हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश आगे के जितने भी राजवंश है हम लोगों ने पढ़ लिया है। 3 राजवंशों को पढ़ लिया है। भारत में विदेशी आक्रमण को भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद आता है मौर्य राजवंश। मगध साम्राज्य में 7 राजवंशों ने शासन किया है। उनका ट्रिक बनाए थे हसीन, माशूक, सात। ये है वो 7 राजवंश: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग मौर्य वंश। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देख लें, मौर्य राजवंश से क्वेश्चन तो आता ही आता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य राजवंश, इसके संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद, नंद राजवंश को समाप्त करके, ये है नंद राजवंश। नंद वंश को समाप्त करके अर्थात घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की। तो संस्थापक होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश का विस्तार था, ये है उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। उत्तर में था मैसूर तक, मैसूर अर्थात कर्नाटक, कर्नाटक तक। दक्षिण में मैसूर तक, उत्तर में हिमालय तक और पूर्व में बंगाल और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम, बंगाल से हिंदू कुश पर्वत और उत्तर से दक्षिण, हिमालय से मैसूर अर्थात कर्नाटक तक इसका विस्तार था। मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। 16 महाजनपदों में सबसे उभर कर निकला था। इसकी जानकारी मिलती है, मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत से और ऐतिहासिक स्रोत से। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, ये बुक का नाम है और इसके रचयिता है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। चाणक्य के 3-4 नाम हैं: चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अंशुल भी कहते हैं। दूसरी जानकारी मिलती है इंडिका, इंडिका बुक से और जिसके रचयिता है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। और तीसरी जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के राइटर है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस राइटर है विशाख दत्त। और चौथी जानकारी मिलती है जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथों से। जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथों से इनकी साहित्यिक जानकारी मिलती है। मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथों से। अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इंडिका के मेगास्थनीज और मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त। ये है इनके राइटर। ऐतिहासिक जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा है रुद्र दामन अभिलेख।
ऐतिहासिक जानकारी मिलती है मौर्य राजवंश की जूनागढ़ अभिलेख से और रुद्रदामन अभिलेख से। अब देखते हैं मौर्य राजवंश के पहले शासक व संस्थापक। ये है मौर्य राजवंश के संस्थापक। ये पुत्र है दासी मूरा व घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक है घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र है मूरा, दासी मूरा व घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक के पुत्र हैं चंद्रगुप्त। ये एक नर्तकी होती है जो घनानंद के दरबार में रहती हैं। किसी कारण से इनको निकाल दिया जाता है। दासी मूरा को ये जंगल में जैसे तैसे अपने बच्चे का लालन पालन करती है और इन्हें बड़ा करती है। जब चाणक्य को पता चलता है कि घनानंद का एक पुत्र है जो दासी मूरा और घनानंद का पुत्र है, तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य कसार्पण के माध्यम से उन्हें खरीद लेते हैं। अर्थात कसार्पण अर्थ होता है चांदी का सिक्का। जब यूनानी आक्रमण करते हैं मगध साम्राज्य पर, तो चाणक्य जाते हैं घनानंद के दरबार में कि महाराज हमारे मगध साम्राज्य में यूनानी आक्रमण कर रहे हैं। तो घनानंद बोलते हैं अपने दरबारियों को, सैनिकों को, कि इनकी चुटिया पकड़कर इसको दरबार से बाहर करो। बस उसी का बदला लेने के लिए ये मूरा के पुत्र को गोद लेते हैं और घनानंद को गद्दी से हटाने का, इनकी हत्या की साजिश करते हैं। इनकी जाति देख लेते हैं एक बार। ब्राह्मण साहित्य में इन्हें कहा गया है शूद्र। ब्राह्मण साहित्य में इन्हें शूद्र जाति का कहा गया है। बौद्ध जैन धर्म में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है और मुद्रा राक्षस बुक में इन्हें ब्रिसल, इनके लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिसल अर्थात निम्न जाति का। निम्न जाति वाला ब्रिसल अर्थात होता है निम्न जाति वाला। और मुद्रा राक्षस के राइटर हैं विशाखदत्त। ब्राह्मण साहित्य में शूद्र, बौद्ध जैन धर्म में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस किताब में इन्हें ब्रिसल कहा गया है। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ये शूद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना जाता है। गुरु व शिक्षक, गुरु व शिक्षा। इनके गुरु का नाम है चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और एक और नाम है अंशुल। अंशुल अर्थात होता है कांटों रहित करने वाला, कांटे रहित करने वाला। विष्णुगुप्त इनके पैदाशी नाम है और चाणक्य इनके पिता के नाम पर चाणक्य रखा गया है। और कौटिल्य इनकी राजनीति कूटनीति के कारण कौटिल्य कहा गया है। राजधानी, चंद्रगुप्त की राजधानी है पाटलिपुत्र। गुरु है चाणक्य, इनका अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अंशुल।
चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा, इनको शिक्षा तक्षशिला ये शिक्षा ग्रहण किए थे तक्षशिला से। चाणक्य ने कसारपण चांदी के सिक्के के माध्यम से चंद्रगुप्त को खरीद लिए थे, गोद ले लिए थे। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र। पहला युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य का पहला युद्ध हुआ था पंजाब के राजा फिलिप के साथ 306 बीसी में। और द्वितीय युद्ध हुआ था सेल्यूकस के साथ। सेल्यूकस है सिकंदर के थल सेनापति। द्वितीय युद्ध हुआ था सेल्यूकस के साथ। इससे पहले वाले वीडियो में यूनानी आक्रमण अर्थात सिकंदर के आक्रमण को एकदम अच्छे से बताया गया है। भारत में विदेशी आक्रमणों को, जैसे ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। तो सिकंदर के दो सेनापति थे। एक था जल सेनापति और एक था थल सेनापति। जल सेनापति का नाम है नियार्कस। नी और ऊपर का है र का मात्रा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नीर अर्थात होता है जल। तो जल सेनापति है नियार्कस और थल सेनापति है सेल्यूकस निकेटर। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो द्वितीय युद्ध हुआ था 305 बीसी में। बीसी अर्थात ये घटते क्रम में जाता है। पहला युद्ध 306 में हुआ था और घटते क्रम में जा रहा है, इसीलिए 305 बीसी में हुआ था। सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ था 305 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस। इसमें सेल्यूकस की हार हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए थे इसमें। और इनकी शादी, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुई थी। हेलेना, या इन्हें ही कार्नेलिया कहते हैं। द्वितीय युद्ध सेल्यूकस निकेटर से, जो कि सिकंदर के थल सेनापति से है। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के साथ दोनों का, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गए थे और इनकी बेटी की शादी, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया था। पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने विदेशी लड़की से या फिर राजकुमारी से शादी किए थे। इन्हें दहेज के रूप में अराकोसिया, जेड्रोसिया, ये सब आदि क्षेत्र मिले थे। सेल्यूकस ने इन्हें दहेज के रूप में अराकोसिया, जेड्रोसिया जैसे क्षेत्र दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे। मगध साम्राज्य अर्थात
बिहार का जो साइड है वहाँ हाथी की मात्रा अत्यधिक होती थी, इसीलिए उन्होंने 500 हाथी सेलुकस को भेंट की थी अपने ससुर को। सेलुकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट की और सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। तो सेलुकस एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि सेलुकस ने कौन से राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, तो उनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो पढ़े हैं अच्छे से याद हो जाए। बार बार उसी को पढ़ने से याद हो जाती है। तो देखते हैं, मौर्य राजवंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसका विस्तार है पूर्व से पश्चिम, बंगाल से हिंदू कुश पर्वत, उत्तर से दक्षिण, हिमालय से मैसूर, कर्नाटक। जानकारी मिलती है मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों से। ऐतिहासिक स्रोत मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्र दामन अभिलेख से। ऐतिहासिक जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन अभिलेख। अब देखते हैं, पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। पहला शासक व मौर्य राजवंश का संस्थापक। ये है पुत्र मूरा, दासी मूरा और घनानंद के पुत्र है। घनानंद है नंदवंश के अंतिम शासक। इन्हें भारत का नीरो कहा जाता है। घनानंद को अयोग्य शासक है ये। जाति चंद्रगुप्त को ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है। बौद्ध जैन धर्म में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस बुक में इन्हें वृषण कहा गया है, अर्थात निम्न जाति वाला। गुरु है चाणक्य, जिनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य और अंशुल। शिक्षा इन्हें प्राप्त हुई है तक्षशिला में। राजधानी पाटलिपुत्र। पहला युद्ध पंजाब के राजा फिलिप के साथ। द्वितीय युद्ध सिकंदर के थल सेनापति सेलुकस निकेटर के साथ, जिसमें सेलुकस की हार होती है और वे अपनी बेटी हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। सेलुकस दहेज के रूप में इन क्षेत्रों को दहेज में दे देते हैं, अराकोसिया, जेड्रोसिया। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर अर्थात सेलुकस को 500 हाथी भेंट में देते हैं और ये सेलुकस मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे राजा हैं जिन्होंने ऐसे पहले राजा हैं जिन्होंने विदेशी राजकुमारी या विदेशी लड़की से विवाह किया था। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य। मौर्य राजवंश के मुख्य 4 शासकों को पढ़ेंगे। एक है चंद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है अशोक और चौथा है बृहदत्त। बाकी जितने हैं दशरथ मौर्य, संप्रति, ये सब इन सबको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 4 को ही पढ़ेंगे। बाकी जो हैं उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जो पढ़ें। यही मुख्य है, यही चारों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक और बृहदत्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य को देखते हैं। इन्होंने सुमेरियन झील का निर्माण करवाया। सुमेरियन झील का निर्माण करवाया। हर एक क्षेत्र में गवर्नर की नियुक्ति करवाई। हर एक क्षेत्र में गवर्नर की नियुक्ति करवाई।
हर एक क्षेत्र में गवर्नर की नियुक्ति करवाई। ये धर्म पहले ये शैव धर्म को मानते थे, उसके बाद ये जैन धर्म को मानने लगे। और इनके धर्म गुरु है भद्रबाहु। गुरु है चाणक्य, पर धर्म गुरु है भद्रबाहु। ये है जैन धर्म के अनुयायी। जब मगध साम्राज्य में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है तो भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों को लेकर मैसूर कर्नाटक क्षेत्र में चले जाते हैं और स्थूलभद्र अपने कुछ अनुयायियों के साथ मगध साम्राज्य में ही रुके रहते हैं। यहीं पर जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर में निर्वस्त्र रहते हैं। तो दिगंबर संप्रदाय के प्रणेता है भद्रबाहु, और ये भद्रबाहु है चंद्रगुप्त मौर्य के धर्मगुरु। इनकी एक और पत्नी का नाम मिलता है जो है दुर्धरा। हेलेना को तो पढ़ चुके, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। ये है घनानंद की पुत्री। जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार देते हैं, उसके बाद दुर्धरा से ये विवाह कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं से पुत्र होता है चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा से बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री बनाते हैं चाणक्य विष्णुगुप्त को। जस्टिन ने इन्हें, यूनानी लेखक ने अन्य नामों से भी चंद्रगुप्त मौर्य को पुकारा है। तो जस्टिन कहते थे एंड्रोकोटस। जस्टिन कहते थे इन्हें शेंड्रोकोटस, और प्लूटार्क कहते थे इन्हें एंड्रोकोटस। यूनानी लेखक इसे सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस कहकर पुकारते थे। मतलब इन नामों से इनका उल्लेख करते थे। पहले नहीं पता था कि ये सेंड्रोकोटस है कौन। पहली बार बताते हैं विलियम जोन्स 1793 में। 1793 में पहली बार विलियम जोन्स बताते हैं कि ये एंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। इनका जन्म हुआ था 345 बीसी में, और इनकी मृत्यु होती है 298 बीसी। श्रवणबेलगोला अर्थात कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इनकी मृत्यु होती है संलेखना विधि द्वारा। जैन धर्म को मानने वाले संलेखना विधि अर्थात खाना पीना को छोड़कर अपनी जान को त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है संलेखना विधि द्वारा 298 बीसी में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ये हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखते हैं इनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार का काल है शासनकाल 298 बीसी से 272 बीसी। ये पुत्र है दुर्धरा, घनानंद की पुत्री प्लस चंद्रगुप्त मौर्य। इनके अन्य नाम मिलते हैं
सिंहसेन, अमित्रघात, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला, यूनानी इसे अमित्रोचेटस कहते थे। यूनानी इसे अमित्रोचेटस कहते थे। अमित्रघात अर्थात होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटीयोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा ताकि मगध साम्राज्य अर्थात मौर्य साम्राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। एंटीयोकस जो कि सीरिया के शासक थे, अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। तब बिंदुसार डाइमेकस से पूछते हैं आपकी यहाँ की खास चीजें क्या हैं? तो ये बताते हैं मीठा शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक। ये है हमारे सीरिया की खासियत। तो ये बिंदुसार मांग करते हैं सीरिया के शासक एंटीयोकस से कि मुझे मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक चाहिए। तो एंटीयोकस दो मांग को पूरा करते हैं, मीठा शराब और अंजीर को। तीसरी मांग यूनानी दार्शनिक की पूर्ति नहीं करते। इन्हीं दोनों को भेजते हैं एंटीयोकस जो है सीरिया के शासक। फिलाडेल्फस ये है मिस्र के शासक, ये अपने राजदूत डायोसियस फिलाडेल्फस अपने राजदूत डायोसियस को भेजते हैं बिंदुसार के दरबार में। तो बिंदुसार के दरबार में दो राजपूत थे, एक थे डायोसियस और दूसरा है डाइमेकस। डाइमेकस को भेजते हैं एंटीयोकस जो है सीरिया के शासक, और डायोसियस को भेजते हैं फिलाडेल्फस अर्थात मिस्र के शासक। अब देखते हैं बिंदुसार के शासन काल में हुए विद्रोह को। तो विद्रोह होता है तक्षशिला में। तो बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजते हैं विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन वो विद्रोह दबाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अपने पुत्र अशोक को भेजते हैं। सुसीम असफल रहता है विद्रोह दबाने के लिए। तो बिंदुसार अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजते हैं। ये सफल रहते हैं, विद्रोह दबाने में सफल रहते हैं, एकदम क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा देते हैं। बिंदुसार के 16 पत्नियां थी। बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। 101 पुत्र थे। अवंती के गवर्नर बनाए थे अशोक को। इस विद्रोह दबाने के बाद अवंती के गवर्नर बने अशोक। इन्होंने एकदम क्रूरतापूर्वक तक्षशिला के विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे।
आजीवक संप्रदाय। इसी विद्रोह को दबाने के बाद बिंदुसार के पुत्रों के बीच विद्रोह प्रारंभ हुआ। अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। तो अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या कर देता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाता था और इसके प्रारंभ करता है मोखलीपुत्र घोषाल। बिंदुसार के पास 500 सलाहकारों का एक दल था और जिसके प्रमुख थे खल्लाटक। इनकी मृत्यु होती है सामान्य तरीके से। चंद्रगुप्त संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बिंदुसार की मृत्यु होती है सामान्य तरीके से 272 बीसी में। इनकी मृत्यु होती है 272 बीसी में। फिर तीसरा शासक बनता है अशोक। एक बार फिर से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कार्य सुमेरियन झील का निर्माण हर एक क्षेत्र में गवर्नर नियुक्त किए। धर्म जैन धर्म को मानते थे। इनके धर्म गुरु थे भद्रबाहु। एक और पत्नी का नाम मिलता है जो है दुर्धरा। दुर्धरा है घनानंद की पुत्री। घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा से विवाह कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पीएम है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये एक ही का नाम है। तो पीएम है चाणक्य। इन्हें यूनानी लेखकों ने एंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया है। सबसे पहली जानकारी देते हैं विलियम जोन्स की चंद्रगुप्त का नाम ही एंड्रोकोटस है। जन्म हुआ था इनका 345 बीसी में। मृत्यु हुआ था 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा। और श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में। अब देखते हैं बिंदुसार। इनका शासनकाल है 298 बीसी से 272 बीसी। ये है पुत्र दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे नाम इन्हें सिंहसेन, अमित्रघात, इम्पोर्टेंट है अमित्रघात, अमित्रोचेटस। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके यहाँ 2 राजदूत थे। राजदूत सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। दूसरा राजदूत है डायनोसियस, जिसे मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने भेजा बिंदुसार के दरबार में। इसके शासनकाल में विद्रोह हुआ तक्षशिला में, जिसे दबाने के लिए अपने बड़े पुत्र सुसीन को भेजते हैं जो कि असफल होता है। उसके बाद अशोक को भेजते हैं जो कि सफल रहता है। क्रूरतापूर्वक उस युद्ध को, उस विद्रोह को दबा देता है। इसकी 16 पत्नियां और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। अवंती के गवर्नर बना देते हैं अशोक को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे और इनके पास 5 सलाहकारों का दल था, जिसके मुखिया का नाम है खल्लाटक। इनकी मृत्यु होती है सामान्य तरीके से 272 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे अशोक, तृतीय शासक अशोक। अब देखते हैं अशोक महान को। ये है बिंदुसार के पुत्र। बिंदुसार की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अशोक महान काल दिया है 269 से 232 ईसा पूर्व, किसी बुक में 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व दिया गया है। इनका जन्म हुआ है 304 ईसा पूर्व।
पाटलिपुत्र में। ये है बिंदुसार और दूधरा के पुत्र अशोक। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज्याभिषेक करवाया 269 ईसा पूर्व में। पहले ये अवंती के गवर्नर थे, गवर्नर भी बोल सकते हैं या राज्यपाल। पहले थे ये अवंती के गवर्नर को राज्यपाल बोलते हैं। भाब्रू अभिलेख में इनका नाम मिलता है, भाब्रू अभिलेख के अनुसार इनका नाम मिलता है मगध के राजा। इनके और भी कई नाम मिलते हैं, जैसे गुर्जरा मास्की, उडेगेलम और नेतुर। इन चारों अभिलेख में इनका नाम मिलता है अशोक, और पुराणों में इनका नाम मिलता है अशोकवर्धन। इनके और भी कई नाम है, जैसे देवनाम प्रिया, जिसका अर्थ होता है देवों का प्रिय, देवताओं का प्रिय। पुराणों में इनका नाम है अशोकवर्धन, और इन चारों अभिलेख में है गुर्जरा मास्की, नेतुर। इन चारों अभिलेख में है इनका नाम अशोक। भाब्रू अभिलेख में इनका नाम है मगध का राजा। राज्याभिषेक से पहले ये अवंती के गवर्नर थे। इनका राज्याभिषेक हुआ है 269 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ है 304 पाटलिपुत्र में। राजधानी इन्होंने बनाया था पाटलिपुत्र को। पिता बिंदुसार और माता है सुभद्रांगी। एग्जाम में पूछा गया था इनकी माता का नाम। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। इनके कई पुत्र थे। कुछ के नाम मिलते हैं, जैसे है कुणाल, महेंद्र। इनके पुत्र और इनकी पुत्री है संघमित्रा। ये दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। पुत्री है संघमित्रा। पुत्र में और भी कई नाम है, जैसे कुणाल है, महेंद्र है, तीवर है। और इनकी पत्नियां भी कई थी, महादेवी या फिर देवी, महादेवी या देवी। असंघमित्रा, इनकी बेटी का नाम है संघमित्रा। इनकी एक पत्नी का नाम है असंघमित्रा। कारुआकी, पद्मावती। ये है इनकी पत्नियां, महादेवी या देवी, असंघमित्रा, कारुआकी और पद्मावती। इनके ही पुत्र होते हैं तीवर देव, अर्थात अशोक और कारुआकी के पुत्र हैं तीवर देव। सभी पत्नियों में कारुआकी का उल्लेख ज्यादा हुआ है अभिलेख में। अशोक बौद्ध धर्म को नाम मानते थे। पहले ये ब्राह्मण धर्म, फिर शैव धर्म, फिर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ये मानते थे ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म। जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो इनके धर्म गुरु थे उपगुप्त। इन्होंने ही
बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की अशोक महान को। श्रीलंका भेजे थे इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अशोक ने किन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा? तो उनके पुत्र और पुत्री संघमित्रा को। कलिंग विजय, राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात, अर्थात राज्याभिषेक प्राप्त ग्रहण किए थे, राज्य गद्दी पर बैठे थे 269 में, 8 वर्ष पश्चात अर्थात 261 में। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व। एक कलिंग पर आक्रमण करते हैं अपने राज्य के विस्तार के लिए। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां से हाथियां प्राप्त करने के लिए कलिंग की राजधानी तोसली, जो कि बंदरगाह था, यह है कलिंग की राजधानी। इस पर कब्जा करने के लिए अशोक महान कलिंग पर आक्रमण करते हैं 261 ईसा पूर्व में। कारण था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, कलिंग से हाथियां प्राप्त करने के लिए और कलिंग की राजधानी तोसली पर कब्जा करने के लिए। ये हो गए इसके कारण। इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र, पिता है बिंदुसार, माता है सुभद्रांगी, पुत्र है कुणाल, तिवर और महेंद्र। और भी है कई इनके पुत्र, लेकिन इनका उल्लेख ज्यादा हुआ है। पुत्री है संघमित्रा, पत्नियां है महादेवी या देवी, संघमित्रा, कारुवाकी और पद्मावती। धर्म, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ये ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म गुरु उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में। कारण साम्राज्य के विस्तार के लिए, कलिंग से हाथियां प्राप्त करने के लिए, तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली पर कब्जा करने के लिए। अशोक ने जितनी क्रूरता तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में की थी, उससे कई गुना ज्यादा क्रूरता कलिंग आक्रमण या कलिंग विजय में दिखाई थी। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। इस भीषण नरसंहार के कारण उनका हृदय परिवर्तित होता है और एक छोटे से बच्चे जिसका नाम था निग्रोध, इनके प्रवचन सुनकर अशोक महान का हृदय परिवर्तित होता है और वे भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपना लेते हैं। भेरी घोष अर्थात होता है युद्ध को छोड़कर नीतियों से शासन करने लगते हैं। वे अभिलेखों से माध्यम से अपनी जनता को आदेश देते हैं, राजा के कर्तव्य, प्रजा के कार्य पालन को समझाते हैं अभिलेखों के माध्यम से कि राजा के कर्तव्य कौन कौन से हैं। अशोक महान ने यात्रा की है गौतम बुद्ध, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के सारे स्थानों की यात्राएं करते हैं और इन्होंने सारे स्थानों की यात्रा करते हुए नगर स्थापना करते हैं। जैसे है
ललित पतन, श्रीनगर, श्रीनगर देवनगर आदि नगर बसाए। देवपतन आदि नगर की स्थापना की अशोक महान ने। उसके बाद देखते हैं इनकी जल व्यवस्था। इन्होंने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई। जल व्यवस्था सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई और सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त के काल में। अब देखते हैं इनके अभिलेखों से। इनके अभिलेखों से क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं अभिलेख। इनके अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था 1800, सफलता प्राप्त की थी पढ़ने में 1837 में जेम्स प्रिंसेप। इनके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख। स्तंभलेख को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दीर्घ और लघु। दीर्घ में और लघु में। लघु स्तंभलेख और दीर्घ स्तंभलेख। शिलालेख को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। उसके बाद है इस दीर्घ शिलालेख के अंतर्गत ये सब आते हैं: प्रयाग स्तंभलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, रामपुरवा स्तंभलेख, लोरिया अरेराज स्तंभलेख। उसके बाद है लोरिया नंदगढ़ स्तंभलेख। ये आते हैं स्तंभलेख के दीर्घ प्रकार के अंतर्गत। और लघु के अंतर्गत आता है जैसे सारनाथ, सांची, रुमनदेई अभिलेख स्तंभलेख के लघु स्तंभलेख के अंतर्गत आता है। स्तंभलेख की संख्या है 7, इन्हें 6 स्थानों से प्राप्त किया गया है। और शिलालेख की संख्या है 14, इन्हें 8 स्थानों से प्राप्त किया गया है। शिलालेख को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दीर्घ और लघु। दीर्घ शिलालेख के अंतर्गत ये सारे शिलालेख आते हैं, 14 शिलालेख आते हैं। और लघु के अंतर्गत आता है मास्की, गुर्जरा, ये सब एर्रागुड़ी, ये सब लघु शिलालेख के अंतर्गत आता है। और इस शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के काल में हुआ है। सर्वप्रथम अशोक के काल में हुआ है। इस शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। जबकि स्तंभलेख में केवल ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले खरोष्ठी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है ग्रीक और चौथा है अरमाइक। और स्तंभलेख में सिर्फ ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। एक बार इसके स्तंभलेख को फिर से देख लेते हैं। शिलालेख से क्वेश्चन आते हैं। शिलालेख का 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। शिलालेख को देखते हैं। स्तंभलेख को देख चुके। शिलालेख में
ये 14 है, शिलालेख की संख्या 14 है, 8 स्थानों से प्राप्त की गई है। ये दीर्घ शिलालेख के अंतर्गत आता है। लघु शिला के अंतर्गत मास्की, गुर्जरा, एर्रागुड़ी ये सब आते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये दीर्घ शिलालेख हैं। तो सबसे पहले शिलालेख में पशुबलि का विरोध है, मतलब पशुओं की बलि नहीं करनी चाहिए। दूसरा शिलालेख में है मनुष्य और पशु के चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है। तीसरे में राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष उपरांत दौरे पर जाने का आदेश है। हर 5 वर्ष उपरांत दौरे पर जाने का आदेश है। इसमें धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है तीसरे शिलालेख में। चौथे में है भेरी घोष को छोड़कर धम घोष की घोषणा। 5वां में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 6वां में है आत्मनियंत्रण। पहले 5वां में हर 5 वर्ष बाद, मतलब 5वां में याद करने का तरीका, हर 5 वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद उनको समझाते हैं, आत्म नियंत्रण की शिक्षा देते हैं कि आपको कैसे शासन करना है। याद करने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे याद रख सकते हैं। हर 5 वर्ष उपरांत दौरे पर जाने की सलाह है तीसरे शिलालेख में। तो 5 वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 6वां में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, मतलब नियुक्ति करने के बाद उनको समझा रहे हैं आत्मनियंत्रण कैसे रख सकते हैं। 7वां और 8वां में तीर्थ यात्रा की जानकारी दी गई है। अशोक महान की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। पशुबलि, एक बार देखते हैं पशुबलि का विरोध। दूसरा में मानव पशु की चिकित्सा व्यवस्था। राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है हर 5 वर्ष उपरांत दौरे पर जाना है आपको। भेरी घोष को छोड़कर, युद्ध को छोड़कर धम घोष की घोषणा दी गई है। और 5 वर्ष उपरांत धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी गई है। 6वां में है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। और 7वां और 8वां शिलालेख में तीर्थ यात्रा, मतलब सारे नियुक्त कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कैसे आपको राजकाज संभालना है। और वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं अशोक महान। 7वां और 8वां शिलालेख में है तीर्थ यात्रा, अशोक महान की तीर्थ यात्रा का वर्णन। 9वां में है जब वे यात्रा से वापस आते हैं तो सच्ची भेंट दें शिष्टाचार के साथ। तो सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन है 9 में। एक कहानी के माध्यम से याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। उसके बाद है 10वां शिलालेख में फिर राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं, कैसे अपने प्रजा की रक्षा करना है, कैसे अपने राज्य को चलाना है। तो 10वां फिर आदेश देते हैं कि राजा व उच्च अधिकारियों ये सोचें कि जनता की हित किसमें होगी, अर्थात राजा और उच्च अधिकारियों जनता की हित में सोचें। 11वां धम की व्याख्या फिर से देते हैं, मतलब नीतियों से शासन, धम अर्थात नीतियों से शासन, धम घोष। 12वां में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और हरेक के विचारों का सम्मान करना। फिर से आते हैं सच्ची भेंट प्रदान करें शिष्टाचार के साथ। आदेश फिर से देते हैं, राजकाज फिर से संभालते हैं। उसके बाद है धर्म की व्याख्या देखते हैं 11वां में। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करते हैं, सभी के विचारों का सम्मान करते हैं। 12वां में यह उल्लेख है। 13वां में है सबसे इम्पोर्टेंट है कलिंग युद्ध का वर्णन है।
13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। यहीं से अशोक महान का हृदय परिवर्तन होता है और वो भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपना लेते हैं, युद्ध को छोड़कर नीतियों से शासन करने लगते हैं। उसके बाद है 14, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। ये हो गए अभिलेख। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अशोक कलिंग युद्ध के बाद युद्ध त्याग देते हैं क्योंकि लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, उससे भी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। एक बच्चे जिसका नाम है निग्रोध, इनका प्रवचन सुनकर ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, लेकिन इनके गुरु हैं उपगुप्त। उपगुप्त से ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। अभिलेखों के माध्यम से सर्वप्रथम अभिलेख इन्हीं के काल से शुरुआत हुई है अभिलेखों का। यात्रा ये सारे गौतम बुद्ध के जितने भी स्थान रहते हैं उन सब की यात्रा करते हैं, नगर स्थापना करते हैं, ललित पतन की, श्रीनगर की और देवपतन की। जल व्यवस्था इन्होंने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई। उसके बाद इनके अभिलेख देख लेते हैं। इनकी अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की है। इसके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख। स्तंभलेख को दो भागों में बांट सकते हैं, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। शिलालेख को 2 भागों में बांट सकते हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। और तीसरा है गुहालेख। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों हैं। स्तंभलेख की संख्या है 7। यह 6 स्थानों से प्राप्त की गई है और ये जितने हैं ये दीर्घ स्तंभलेख के अंतर्गत आते हैं और लघु स्तंभलेख के अंतर्गत आते हैं सारनाथ, सांची, रुमनदेई अभिलेख, ये सब आते हैं लघु के अंतर्गत। ये है दीर्घ और लघु में है सारनाथ, लघु सारनाथ, सांची और रुमनदेई अभिलेख, ये सब आते हैं लघु स्तंभलेख के अंतर्गत। दीर्घ में आते हैं प्रयाग स्तंभलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। 2 हैं इसीलिए, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। उसके बाद चौथा है रामपुरवा, 5वां है लौरिया अरेराज और 6वां है लौरिया। फिर से आ गया लौरिया, नंदनगढ़। ये हो गए स्तंभलेख। उसके बाद शिलालेख दीर्घ और लघु 2 भागों में बांटते हैं। दीर्घ के अंतर्गत 14 हैं और लघु के अंतर्गत मास्की, गुर्जरा और एर्रागुड़ी, ये सब आते हैं। दीर्घ शिलालेख की संख्या है 14 और यहाँ 8 स्थानों से प्राप्त की गई है। इन 14 शिलालेख में ये सब वर्णन है। पशु बलि की हत्या, पशु बलि का विरोध, मनुष्य पशु की चिकित्सा व्यवस्था। इसमें 13वां सबसे इम्पोर्टेंट है कलिंग युद्ध का वर्णन और इसमें 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख है। अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 थी और ये वे प्रांत हैं उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्रासी, अवंती और कलिंग। और इनकी राजधानी है उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी या फिर स्वर्णागिरी, प्रासी का पाटलिपुत्र राजधानी, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी और कलिंग की राजधानी है
तोसली। इसी पर कब्जा करने के लिए अशोक महान ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग की राजधानी है तोसली। उसके बाद देखते हैं अशोक के सलाहकार थे, एक हुआ करता था मंत्री परिषद और दूसरा होता था तीर्थ। मंत्री परिषद की संख्या होती थी 12, 16 या फिर 20। इनकी संख्या निश्चित नहीं थी, 12 भी हो सकती थी, 16 भी और 20 भी। जबकि तीर्थ की संख्या हुआ करती थी 18। ये हैं 18 तीर्थों के नाम। मंत्री अर्थात पीएम मान सकते हैं, पुरोहित, धर्मदान प्रधान, धर्मदान विभाग का प्रधान है पुरोहित, धर्मदान विभाग का प्रधान, सेनापति सेना प्रमुख, युवराज राजा का बड़ा पुत्र, द्वारिक मतलब द्वार की रक्षा करने वाला, अंतर्वैदिक राजा का मुख्य अंगरक्षक अर्थात बॉडीगार्ड, अंतर्वैदिक राजा का मुख्य अंगरक्षक। उसके बाद है 7वां कर्मांतिक, ये है कारखानों उद्योगों का प्रधान या प्रमुख अधिकारी, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल दंड देने वाला पुलिस अधिकारी। उसके बाद दुर्ग रक्षक, दुर्ग अर्थात होता है किला, किले का रक्षक, किले का रक्षक। उसके बाद अंतपाल, सीमावर्ती किलों के रक्षक, सीमावर्ती किलों के रक्षक। समाहर्ता मतलब कर वसूलने वाला, समाहर्ता कर वसूलने वाला। सन्निधाता मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष, मतलब कोष का अध्यक्ष था सन्निधाता। प्रशासता कारागार का प्रमुख अधिकारी या कारागार अध्यक्ष। प्रदेष्ट्री ये होते हैं कमिश्नर, और अर्थात ये होते हैं नगर के प्रमुख, नगर के प्रमुख। उसके बाद व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। उसके बाद है नायक, ये है नगर के प्रमुख। ये हो गए 18 तीर्थ, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वैदिक। उसके बाद कमरांतिक, उसके बाद मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशासता, प्रदेष्ट्री, प्रदेष्ट्री। उसके बाद पौर व्यवहारिक। उसके बाद है 8वां है नायक। ये हो गए 18 तीर्थ जो होते हैं राजा के सलाहकार, अशोक महान के सलाहकार 18 तीर्थ। इसको देख चुके हैं। 5 प्रांत है, ये है 5 प्रांत के नाम, उनकी राजधानी। सरकारी भूमि को बोलते थे सीता भूमि, सीता भूमि माना जाता है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। माना जाता है कि मौर्य वंश ने 137 वर्ष तक शासन किया। भागवत पुराण में राजाओं की संख्या 10 है। मौर्य वंश में शासन करने वाले राजाओं की संख्या 10 है और वायु पुराण में 9 है। अब कौन सा सही है? अब ये अपने अपने अनुसार सही है। भागवत पुराण में 10 और वायु पुराण में 9 है। मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं बृहदत्त। और भी कई राजाओं का उल्लेख है, जैसे संप्रति हैं, देव मौर्य हैं, ये सब है। पर अंतिम राजा हैं बृहदत्त, अंतिम शासक हैं बृहदत्त, जिनकी हत्या कर देते हैं शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद नए वंश की स्थापना होती है, वो है शुंग वंश की। तो आगे पढ़ेंगे शुंग वंश। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।